मोहन नायक चूचू की इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जिस एक खबर के लिए हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं, वो एक खबर बहुत ही अमानवीय खबर है कि एक प्रदेश विशेष की एक कंपनी ने अपने कुछ एम्प्लॉयज को टारगेट पूरा ना कर पाने के लिए उन्हें कुत्ते की तरह घुमाया कैंपस में, उनके गले में बेल्ट डाला, घुमाया, पानी का नीचे बाउल रखा और उनसे कहा कुत्ते की तरह पानी पीजिए। और भी इस खबर में बहुत आगे तक बहुत सारी चीजें हैं। तो हम लोग आज इस व्यक्ति विशेष या कंपनी विशेष पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का ज्यादा व्यापक बात पर हम चर्चा करना चाहते हैं कि जो निजी कंपनियां हैं वो प्राइवेट कर्मचारियों का किस तरह से दोहन करती हैं और इस दोहन, इस शोषण से बचने के लिए उनके पास क्या क्या विकल्प हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर दीपेंद्र चहार जी हैं, जो भारतीय मजदूर संघ के महासचिव हैं। आदर्श तिवारी जी हैं, जो आप सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। आशीष दुबे जी हैं, जो जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। दस्ताना सॉल्यूशन के सीईओ विनोद फोतेदार जी हैं। और राहुल भाई जी हैं, जो मनोविज्ञान में विशेषता रखते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से जायज आदमी है और बहुत ज्यादा जानकारी इनको रखते हैं बिहेवियर के कारण। सबसे पहले हम आशीष दुबे जी से बात शुरू करते हैं। आशीष जी, इस पूरी घटना को आप किस तरह से लेते हैं कि एक कंपनी अपने निजी कर्मचारियों को, प्राइवेट एम्प्लॉयज को टारगेट पूरा ना करने के लिए उन्हें कुत्ते की तरह घुमाती है, उन्हें एक कटोरे में कुत्ते की तरह पानी पीने पर विवश करती है। तो इस तरह का जो अमानवीय व्यवहार है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अमानवीय जो व्यवहार है, ये एक तो बाजारवाद की सबसे बड़ी उपज है। इसमें जहाँ यहाँ पर आदमी की कीमत कम हो गई है और जिसको एक पुरानी बात कहते हैं कि आदमी की कीमत कम है, गिलास की कीमत ज़्यादा है, उस तरह की स्थितियाँ हैं। टारगेट की कीमत ज़्यादा है, कंपनी का अपना प्रॉफिट बड़ा है और आदमी के और उसका व्यक्तिगत जो उसका जो आत्मसम्मान है या उसका जो जायज़ उसका जो एक स्वाभाविक हक है, वो सब खत्म। तो जिस कंपनी ने दक्षिण के जिस राज्य की कंपनी ने ये हरकत की, वो भी सेल्स से मार्केटिंग से जुड़ी हुई कंपनी थी। टारगेट पूरा नहीं कर पाने के कारण इस तरह की चीजें वहां पर होती थी और ये चीजें वहां पर ऐसा सुनने में आया कि वो कंपनी किया करती थी। एनीवे, वो एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो पूरा जो दौर है, ये कारपोरेट सेक्टर के हवाले जो सारी चीजें होती चली जा रही हैं और सरकार में भी कारपोरेट की जो झलक आ गई है कई दफ्तरों में, कई जगहों पर आउटसोर्स और इस तरह की सारी चीजें, वो एक अलग विषय है लेकिन इससे जुड़ता भी है। बावजूद जो निजी कंपनियां हैं मुनाफे के लिए जिस तरह से काम कर रही हैं, जिस तरह से काम करा रही हैं, ये उस ओर इशारा कर रहा है। ये भी इशारा करता है कि इस तरह के माहौल में काम करने की जो मजबूरी है, ये एक रोजगार से जुड़ी विषय भी है, समस्या भी है। रोजगार से कि आदमी को किसी भी तरह से अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख के काम करना पड़ रहा है। तो जब वो इस तरह की स्थितियों से दो चार होता है, तो उसके सामने जो है और कोई विकल्प नहीं है कि वो नौकरी बचाए या नौकरी छोड़ के आशीष चला जी, जाए। की छह नौकरी छह छोड़ महीने के की तनख्वाह है वो लोग ब्लॉक करके रखते हैं। बिल्कुल, 6-6 महीने की सैलरी उन्होंने ब्लॉक करके रखी है। आदमी को बिल्कुल मतलब जो कुत्ता बनाया वो इसी ये यही चीजें हैं। अब समस्या ये है कि यहाँ पर 2 पहलू उभरते हैं। पहला, जब सरकार ऐसी कंपनियों को किसी ना किसी तरह मान्यता देती है, गुमास्ता एक्ट में या कंपनी एक्ट में या जो भी करती है, तो उसकी मॉनिटरिंग कहाँ जाती है? आदमी जो है, कर्मचारी है, वो अपनी मजबूरी की वजह से हो सकता है मुँह ना खोल पाए। लेकिन ये लोग जो श्रम और सारी चीजें हैं जिनका काम है निरीक्षण करना और ये सारी चीजों को करना, वो लोग कहाँ चले जाते हैं? तो ये सब चीजें जो है, एक तो इसका ये प्रभाव है, दूसरा इससे मानसिक स्वास्थ्य जो है लोगों का, ऐसे कर्मचारियों का बुरी तरह से खराब हो रहा है। ये आशीष मानसिक जी, स्वास्थ्य इस को बारे में हम भारतीय मजदूर संघ के दीपेंद्र जी हैं, उनसे पूछते हैं। सर, मजदूर संगठन क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे आप? आपका माइक बंद है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें कोई भी श्रम संगठन एंट्री नहीं कर पाता है। ये कॉन्ट्रैक्टशिप हो चाहे संविदा पे कर्मचारी रखे हों, तो उनके नियम कानून ऐसे हैं कि जैसे ही वो कोई कर्मचारी अपनी समस्या को श्रम संगठन को बताता है, उसे तुरंत उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है और उन्हें बाहर कर दिया जाता है। तो ये श्रम कानून भी उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे और वो श्रम की जो व्यवस्था है, अभी हम देखें देश में कि अगर कोई श्रमिक नौकरी से निकाल दिया जाता है तो उसे वापस नौकरी पर रखने के लिए वो समझौता अधिकारी की बात मानता नहीं है कंपनी वाला, और वो उसको कोर्ट में ले जाने की बात करता है। और कोर्ट में इतनी लंबी प्रक्रिया है कि उसको 10 साल भी हो सकती है, 5 साल भी हो सकती है। इसलिए
वो रोजगार के लिए इन सब झंझटों से भी बचना चाहता है, कि इसलिए कम। आदर्श जी से पूछते हैं, आदर्श जी क्या कोई नियम कायदे नहीं है इन कर्मचारियों के पक्ष में, जो दीपेंद्र जी कह रहे हैं, जो अपनी वो मजबूरी बता रहे हैं कि भले एक तो संगठन उनको करने को मौका नहीं मिलता वहां पर, और दूसरा उनकी शिकायतों का कोई निवारण नहीं होता और कोर्ट में की धमकी देते हैं, क्या कानून है उनको बचाने के लिए? देखिए आलोक जी, कानून हर विषय के लिए है, समस्या बस उसके इम्प्लीमेंटेशन की है। इस केस में मैं शायद इसमें जो है लेबर लॉज एप्लीकेबिलिटी के अलावा बेहतर है, ज़्यादा ज़्यादा अच्छा होगा यहाँ पे कि इसके क्रिमिनल मतलब वो हो कि सेक्शन 351 है जो अभी नया न्याय संहिता बनी है, उसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन एक शब्द है, और एक शब्द है 352 एक सेक्शन है, उसमें इंटेंशनल इंसल्ट की बात की जाती है। तो मेरे हिसाब से जो लेबर लॉज हैं वो बेसिकली मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के रिलेशंस को डील तो करते हैं, लेकिन इस रेस्पेक्ट में बहुत कम डील करते हैं। तो एक क्रिमिनल एक्ट है जिसका एक पनिशमेंट है, 2 साल का पनिशमेंट है, और इस पे एक पुलिस एक्शन होना चाहिए जहां तक मेरी समझ है। और संविधान की जो धारा 23 है वो खास करके कहती है कि फोर्स लेबर आप नहीं करवा सकते हैं। तो ये एक तरीके का कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसमें एक एंगल है फोर्स लेबर का भी। तो मेरे हिसाब से पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। लेबर डिपार्टमेंट तो लेबर के प्रोटेक्शन के लिए तो एक्शन लेती ही लेती है और ले ही रही है, और कहीं इन्वेस्टिगेशन मेरे हिसाब से जितनी मुझे जानकारी है कि लेबर डिपार्टमेंट ने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है इसके बारे में कि क्या जी, ये कितनी आपने सच्चाई है। सही कहा। दस्ताना सॉल्यूशंस के सीईओ विनोद फोतेदार जी भी हमारे पास हैं। सर, आप भी टारगेट्स देते होंगे अपने कर्मचारियों को, और टारगेट पूरा ना होने पर क्या करते हैं? देखिए आलोक जी, ये पहले तो सभी को नमस्कार। ये विषय जो है नया नहीं है, आज एक वीडियो आ गई है तो उसकी वजह से हम चर्चा कर रहे हैं। ये काफी टाइम से एक डेवलपिंग कंट्री की जो मानसिकता होती है लोगों की, कि जहाँ पे ह्यूमन वैल्यू ही नहीं है कुछ, तो वहां पे आप किसी को कुछ भी बोल देते हैं। ऑफिस में जो बॉस होता है, चाहे वो मालिक है या बॉस है, बॉस भी एक एम्प्लॉय ही होता है, वो शेयर होल्डर जरूरी नहीं है कि मेजर शेयर होल्डर या माइनॉरिटी शेयर होल्डर है। तो यहाँ पे हायरार्की में जो थोड़ा सा ऊपर है उसको लगता है कि मेरे पास सारा राइट है, मैं किसी भी तरीके से, गंदे तरीके से अपने जूनियर से बात कर सकता हूँ। तो इसमें जो अच्छी कंपनीज होती है उनमें वैल्यू सिस्टम एक होता है, उसमें आप सीनियर जूनियर से कैसे बात करेगा, और हायरिंग प्रोसेस में ऐसे देखा जाता है कि उल्टे सीधे ना तो जूनियर को ही लिया जाता है ना तो सीनियर को ही, और एचआर होता है, एचआर का एक रोल होता है। बाकी जिन कंपनीज में नहीं है ये प्रोसेस, उनके खिलाफ, जैसे आदर्श जी बोल रहे थे, कानून में एक्शंस लेने के लिए उसमें प्रावधान है, तो एम्प्लॉयज अब शायद ना ले पाए तो उसको अब कानूनी तरीके से पता नहीं सुओ मोटो एक्शन लिया जाना चाहिए अगर पॉसिबल है ऐसा, क्योंकि ये बड़ा ही अमानवीय है, बड़ा घटिया एक माहौल क्रिएट करता है, ये एक स्ट्रेसफुल माहौल क्रिएट करता है सभी सभी लोगों के लिए जो काम करना चाहते हैं। तो एक, और इंडिया की पोजीशनिंग इंटरनेशनली एक बड़ी गंदी तरीके से, एक बंदा वर्किंग कल्चर और वर्किंग एनवायरनमेंट एक ऐसा गंदा प्रदर्शन होता है इसका। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कंपनी ऐसी है। कंपनियों में मैंने ऐसी कंपनियों के साथ काम किया, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा केयरफुली हम हायर करते हैं, और केयरफुली, क्योंकि बदतमीज एम्प्लॉय भी नहीं होना चाहिए, बदतमीज मैनेजर भी नहीं होना चाहिए, और बदतमीज शेयर होल्डर भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजों पे हम सोच समझ के काम करते हैं, विनोद इसके जी, लिए हम चलिए प्रोसेस। राहुल जी से पूछते हैं इस बारे में। राहुल जी, ये मोटिवेशन का कौन सा तरीका है? किसी को अपमान करना, किसी को कुत्ता बनाना, इससे टारगेट्स पूरे होंगे क्या? राहुल जी, माइक बंद है आपका राहुल जी। ये बहुत बड़ी समस्या है, ये पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में, जहाँ कहीं पर भी मजदूर और मालिक के जो मसले हैं और उनके बीच के रिश्तों के जो सवाल है, तो मुनाफा और मुनाफे के बीच में एक इंसान का वस्तु की तरह, एक इंसान के प्रति जो नजरिया वस्तु के तौर पर है या उसे वस्तु की तरह देखा जाता है, तो वहां से ये समस्या पैदा होती है। और ये मनोवैज्ञानिक से ज्यादा सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक भी ये समस्या है, जहां ये पर सैडिस्टिक है ये क्या? नहीं, इसको इस तरीके से तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये जो मुनाफा कमाने की जबरदस्त प्रवृत्तियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, और
वो उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है, उस हालत में वो अपनी सुप्रीमेसी के साथ, ये जो एक और बात है कि अपने अहंकार को या राहुल जी, जो हम ये आर्थिक समझने की असमानता है, कोशिश कर रहे हैं कि जो अच्छा करे उसको मोटिवेशन भी आप दे सकते हैं, लेकिन जो टारगेट पूरे नहीं कर पा रहा तो उसके साथ इनह्यूमन बिहेवियर क्यों है? ये मानसिक विकृति है क्या मनोविज्ञान में? ये तो है ही, और सत्ता और नियंत्रण की अतिरिक्त भूख है जो उसे कहीं ना कहीं इनहेरिट करके ला रहा है सोसाइटी के अंदर से। ये बात सही है कि वो बहुत ही मनोविकृति है वो एक प्रकार। जी दीपेंद्र चाहल जी, आप बताइए, आपने कहा कि वहां पर जाकर हम संगठन नहीं बना सकते, लेकिन इससे तो काम नहीं चल पाएगा। तो क्या उपाय है आपके सामने, क्या विकल्प है आपके सामने कि ऐसे लोग जिनको आपकी जरूरत है उन तक आप पहुंच सकें या वे आप तक पहुंच सके? दीपेंद्र जी, आपका माइक बंद है जी। देखो, हाँ, नहीं, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो कर्मचारी का वहाँ मन ही नहीं होता कि हम वहाँ जाएं, है ना, कि एसोसिएशन बना, मैं अपनी यूनियन बनाना है, जरूरी नहीं है, उनको अपनी एसोसिएशन यूनियन बनानी चाहिए, उनका एक प्लेटफार्म होना चाहिए, उस प्लेटफार्म से अपने एडमिनिस्ट्रेशन जो भी प्रशासक है उससे वार्ता होने का क्रम होना चाहिए। ऐसा सब डिसाइड करने का एक एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, यानी जो कंपनी है उसकी ओर से भी और कर्मचारियों की ओर से बातचीत करने का एक प्लेटफार्म होना चाहिए। अगर वो प्लेटफार्म होगा तो मुझे लगता है ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। रही एसोसिएशन बनाने की, ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते, लेकिन आप एसोसिएशन तो अपनी बना सकते हैं। आईएएस भी एसोसिएशन बनाता है, पीसीएस भी एसोसिएशन बनाता है, तो कर्मचारियों को भी आपस में व्यवहार रखते हुए अपना एक संगठन बनाना चाहिए, जिसमें इस फोरम को बात उठाने के लिए कहना चाहिए। ऐसा लेकिन दीपा हमारा जी, विषय। नौकरी जाने का खतरा है। आपने अगर 5-10 लोगों को मिलकर एसोसिएशन बनाने की कोशिश की तो आप ही को नौकरी से निकाल दिया गया, फिर आप क्या करेंगे? तो उनको भी अपनी नौकरी का डर है। अब मैं अपने कानूनों की बात करता हूं। देखो, न्याय जी, जो लेट होता है, बार बार सुप्रीम कोर्ट के जज भी इस बात को बोलते हैं कि जो देरी से न्याय मिलता है वो अन्याय के बराबर ही है। तो अभी न्याय व्यवस्था हमारी ऐसी है, श्रम विभाग भी ऐसे ही है, वो श्रम का अधिकारी भी समझौते की ओर ले जाके उसे कहता है जी समझौता नहीं हुआ आपका, अब आप जाइए। लेबर कोर्ट इतना लंबी लेंथी प्रोसेस है, उसमें वर्षों वर्ष लग जाते हैं, न्याय मिलता नहीं है, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, यहाँ तक कि जो है ना, गलत दिशा में चले जाते हैं, डिप्रेशन उम्मीद में क्या चले जाते हैं। करें? उम्मीद क्या करें? आपकी तब उम्मीद से लोग देखते हैं, क्या करें? नहीं, उम्मीद अगर वो भारतीय मजदूर संघ के या ट्रेड यूनियन के, जितनी भी ट्रेड यूनियन एसोसिएशन के बीच में ये विषय आता है, तो उसको सरकार के सामने रखना, आंदोलन करना और न्याय की प्रक्रिया के लिए उसे लगाना, बस इतना ही तरीका है कि हम नहीं, सरकार वो के कौन सा सामने। नियम है जो आपको इनको मेंबर बनाने से रोकता है? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं हमको रोकता है, लेकिन क्या है, वहां जब कर्मचारी स्वयं से खड़ा नहीं होता तो वो मेंबर मैं नहीं बन सकता, मेंबर उस कर्मचारी को ही बनना है। चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हो, कोई रोक नहीं रहा, लेकिन वो बनने के लिए राजी नहीं होता, क्योंकि उसको इतना भय है कि नौकरी से मैं निकल गया तो लंबी कानूनी प्रक्रिया के तहत मैं वापस आ पाऊंगा। इस नाते से आदर्श वो जी, हमारे। वकील जी साहब, आप ये बताइए कि जब एक व्यक्ति ट्रेड यूनियन में है प्रॉपर, उसको निकाल दिया गया तो कोर्ट में जाएगा, ट्रेड यूनियंस का फायदा उठाएगा, लेबर लॉस का फायदा उठाएगा। लेकिन जो ना ट्रेड यूनियन का मेंबर बन पा रहा है, ना कोई अपनी एसोसिएशन बना पा रहा है, सिर्फ एक्सप्लॉइट हो रहा है, उसके लिए क्या राहत मिल सकती है कानून की तरफ से? जी जी, मैं यही बात बोलना चाह रहा था। जैसा कि अभी दीपेन जी ने कहा और दस्तारा सॉल्यूशंस जी की तरफ से आया था एक बात, कि अगर वो एम्प्लॉय नहीं बोल पाता अपने आप से, फिर उसके लिए क्या है। सामान्यतः मैंने कहा ना, यह समस्या है इम्प्लीमेंटेशन की। अगर सरकार सही हो, जैसे मैं एक उदाहरण अक्सर देता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है कनाडा में रहता है, वो बता रहा था कि प्राइवेट फर्म्स हैं और वहां पे अगर किसी एम्प्लॉय ने कहा कि नहीं, मुझे तो किसी बॉस ने अगर डांट भी दिया, तो वो कह रहा है कि मेरा मेंटल हेरेसमेंट हो गया और मुझे जो है 10 दिन की छुट्टी चाहिए। तो वहां पे लॉज का इम्प्लीमेंटेशन इतना तेज है कि आप मना नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम बस इतनी है कि प्राइवेट सेक्टर में जो लॉज का इम्प्लीमेंटेशन है और गवर्नमेंट की जो उस पे पकड़ आप कह सकते हैं, वो बड़ी ढीली है। तो कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट इस विषय में आगे बढ़ेगी, जैसे लेबर डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया हुआ है, तो वो ये आगे चल के उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो और कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकता है। पुलिस को सिंपली इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, कोई जरूरी नहीं वही एम्प्लॉय दे, कोई भी दे सकता है, लेबर डिपार्टमेंट दे दे, कोई थर्ड पर्सन भी दे दे, तो इन्फॉर्मेशन जाए और इसके खिलाफ क्रिमिनल जो इन्वेस्टिगेशन हो, एफआईआर हो, उसके बाद उसका प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो। इसके अलावा अलावा उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए, जैसा आप कह रहे हैं कि उसके पास क्या ऑप्शन है, कहीं ना कहीं अगर आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो स्टैंड तो आपको ही लेना पड़ेगा। लॉज है अपने देश में, ऐसा नहीं है, लॉज है, बट स्टैंड आपको लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट आपकी हेल्प कर सकती है अगर कोई हमारे आशीष यहाँ जी, समस्या है, मैं समझता हूँ।
आशीष जी, आप पत्रकार हैं, आप समाज को 360 डिग्री से देखते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं। इसमें तो कई समस्याएं हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि व्यक्ति कहाँ से शुरू करूं आपसे सवाल पूछना। पहली समस्या कि आप प्राइवेट काम कर रहे हैं तो आप एसोसिएशन बनाने की आपकी हिम्मत नहीं है, बनाएंगे निकाल दिए जाएंगे। दूसरा, ट्रेड यूनियन से आप एफिलिएशन नहीं ले सकते, आपको डर है आपकी खुद की नौकरी ना चली जाए। ट्रेड यूनियन वाले बोल रहे हैं कि अगर आपने ट्रेड यूनियन बना भी ली और फिर भी आपको एक्सप्लॉइटेशन है तो बहुत समय लगता है आपको इंसाफ मिलने में। सामने एक इतना शक्तिशाली व्यक्ति खड़ा है, आप अकेले हैं, नौकरी से बेदखल हैं, आपके पास जॉब नहीं है। इन तमाम चीजों में आपको क्या लगता है, क्या ऑप्शन है ऐसे लोग, ऐसी स्थिति में, ऐसे तंत्र में सरकार से सरकार की सहायता ले पाना और इस तंत्र से निपट पाना कितना मुश्किल है, बताइए। देखिए, वाकई बहुत मुश्किल है। श्रम संगठन या श्रम यूनियन और ये चीजें तो उनका रोल तो तब शुरू होता है जब कोई कर्मचारी जाता है और फिर उसके बहुत सारे मुझे लगता है कि वो वहां भी बहुत ज्यादा रविंग उसकी होती है और वो उसकी नौकरी चली जाती है। लेकिन मैंने जैसा पहले भी बोला कि श्रम विभाग जो सरकार का इतना बड़ा है, वो करता क्या है? उसके छोटे मोटे प्रावधान हैं, अगर कोई उल्लंघन भी कर लेता है तो जो वकील साहब बैठे हो जानेंगे, बहुत छोटे मोटे प्रावधान है। जो एम्प्लॉयर है वो छोटे मोटे सजा, जुर्माना, दंड दे के या लंबे समय तक मामला चला के बच जाता है। तो सरकार को करना क्या है? सरकार जब उनको मान्यता दे रही, सरकार देखती क्यों नहीं है इन चीजों को? आदमी अपने आप एक इस तरह का आकलन हो, या फिर आदमी शिकायत करे तो उसकी गोपनीयता रख के जांच कर ली जाए। क्योंकि देखिए, नौकरी का बहुत संकट क्या है। उपाय क्या है आशीष जी, उपाय बताइए। यही तो उपाय है कि श्रम संगठन, श्रम विभाग जो है, विभाग सरकार, वो ज्यादा मॉनिटरिंग उसकी सख्त हो और इस तरह कोई प्रावधान हो कि यदि कोई व्यक्ति अपने हरासमेंट की, शोषण की कोई शिकायत करता है तो वो शिकायत को गोपनीय रखकर जांच कर दी जाए, तो उसकी नौकरी भी बची रहे और जो बाकी झंझट भी बचे रहे। छोटे मोटे प्रावधान की बजाय प्रावधानों को सख्त कर दिया जाए श्रम विभाग के कि अगर इसका वायलेशन कोई एम्प्लॉयर करता जी है विनोद जी, मैं तो आपके पास आ रहा कानूनी। हूँ। मैं इसके पहले जो एडवोकेट आदर्श तिवारी जी ने एक बात कही कि कनाडा में कोई आदमी चिल्ला भी दे तो मेंटल हैरेसमेंट का केस चलता है। राहुल जी, यहाँ पे कौन सा केस चलाएंगे? तो मेंटल हैरेसमेंट के बहुत ऊपर की डिग्री होगी कि आप कुत्ता बना रहे हैं, घुमा रहे हैं, बाउल में पानी पीने के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं। इसमें और भी कुछ घिनौनी चीजें जिनका मैं जिक्र नहीं कर रहा, जिनको देखना है वो जाकर गूगल पे या किताबों में, अखबार में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये तो मेंटल हैरेसमेंट से भी बहुत ऊपर का केस है। इस पर क्या करेंगे राहुल जी? आपका माइक बंद है राहुल जी। इसमें कोई मनोविज्ञान काम करने वाला नहीं है। आप कितना भी काउंसलिंग कर लीजिए, कितना भी परामर्श दे लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। मसला सीधा सीधा सा है, एक पूरे सिस्टम का, बहुत बड़ा सिस्टम इन्वॉल्व है इसमें। हर एक इंडिविजुअल को डिजाइन कर रहा है, उसके नेचर को डिजाइन कर रहा है, उसके बिहेवियर को डिजाइन कर रहा है। मसला ये आता है जब वो इंडिविजुअल लेवल पर जब वो देखता है कि गवर्नमेंट और उसके बीच में एक बड़ी खाई है, मतलब दूरी भी है, और गवर्नमेंट उसके फेवर में है, उसकी किसी भी प्रोसेसिंग के फेवर में है, तो वो कोई भी गलत व्यवहार करता है उसको जस्टिफाई करने के लिए कानून भी साथ दे देता है, बहुत सारे लोग साथ देते हैं। सिस्टम का परेशानी उसकी उसकी प्रॉब्लम है, उसका इशू बहुत बड़ा इशू है, और इसको ही रिजॉल्व करके ही हम इस लेवल पर लोगों के बीच में जो असमानता का भाव है, ये बहुत खतरनाक तरीके से पैदा हुआ है। विनोद जी, आप क्या इसको कहना कानून चाह रहे थे, बताइए। कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए, ये एक असामाजिक बिहेवियर है जो इस कंपनी के ओनर्स ने या इसके सीनियर एम्प्लॉयज ने जो किया है। आजकल जो है, अगर आप देखेंगे, बहुत सारे सोशल टूल्स अवेलेबल है, इंटरनेट पे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है पर्टिकुलरली फॉर एम्प्लॉयज, जहाँ पे वो जाकर के अपनी ग्रीवांस डाल देते हैं या एनोनिमसली भी डाल सकते हैं। और इतनी जानकारी एम्प्लॉयर, कहाँ है विनोद जी लोगों को? बिल्कुल जानकारी है उसमें, इंटरनेट पे सर्च करते हैं सारे बच्चों को आजकल, या कोई बड़े लोग भी जो है सबको पता है। आप जाके उधर सर्च कर लेंगे तो वहां पे ऑप्शन है, आप एनोनिमसली कंप्लेंट डाल सकते हैं और बाकी लोग उधर जाके, क्योंकि इनका सबसे बड़ा दंड है ऐसे बिजनेसेस को वाइप आउट करना चाहिए। और ये उस एम्प्लॉय का फर्ज भी बनता है कि इस ऐसी कंपनियों के बारे में दुनिया को बोले, कि ताकि वहां कोई काम करने ना जाए। ये डिजर्व नहीं करते हैं बिजनेस में रहना, इनको बिजनेस से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये समाज में घर को फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। वो आदमी जो ऐसी कंपनियों में काम करता है, जब वो घर वापस आ जाएगा, घर में परिवार वालों को फ्रस्ट्रेट, जब उसकी डिग्निटी खत्म होगी, जब ह्यूमन डिग्निटी खत्म हो जाती है, तो वो रास्ते में दूसरे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करेगा, अपने से कमजोर लोगों के साथ व्यवहार करेगा,
गलत सामाजिक व्यवहार करेगा, घर में परेशान करेगा परिवार को। तो ये बिजनेस में रहने के लिए ऐसे लोगों को खत्म कर देना चाहिए, इनको दीपेंद्र जी, बिजनेस से। जो विनोद फोतेदार जी बात बता रहे हैं कि मजदूरों को अगर जानकारी हो तो कुछ कर सकते हैं, तो आप लोग कम से कम मजदूरों तक जानकारी कैसे पहुंचाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा है जैसा वो बता रहे हैं कि जानकारी का कोई विषय नहीं है, वो सब जानकारी उनके पास है, कौन सी सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, कौन से श्रम विभाग है, कौन सी चीजें हैं, लेकिन उनका डर ही जो ऐसी चीज है जो उसको कह नहीं पाता है। और यहाँ तक छोड़िए, ये जो एक बात पहले भी बता रहे थे कि चाहे बॉस हो चाहे एम्प्लॉय हो, मैं भारत सरकार में नौकरी करते समय भी यहाँ भी देख रहे हैं कि यहाँ भी जो ग्रेड पे के हिसाब से जो ऊपर लोग हैं और वो जो नीचे वाले लोग हैं, अगर उन्होंने नमस्ते नहीं की तो टर्मिनेशन, सस्पेंशन। मतलब ऐसा नहीं है कि हेरेसमेंट खाली वहां हो रहा है जहाँ टारगेट फिक्स है, लेकिन जिसको वेतन भी ज्यादा मिल रहा है, कोई चीज ज्यादा मिल रही है, तो वो किस किस तरह के अपराध कर रहे हैं। पीछे से अगर किसी ने नमस्ते नहीं की तो गए अपनी ऑफिस में, जाए सस्पेंशन काट दिया, वो अपना ऑफिस में आ गया और वो खड़ा नहीं हुआ और कुर्सी पे थोड़ी देर बैठा रह गया तो सस्पेंड हो गया। तो ऐसे ऐसे तमाम खबरें, तमाम चीजें जो है दफ्तरों में हो रही हैं, और ये हेरेसमेंट से सभी लोग तो जूझ रहे क्या हैं। क्या किया जाए इसके खिलाफ? नहीं, क्या कुछ किया उम्मीद तो जाए, बताइए। एक बात विपिन बताइए, जी, जैसे एम्प्लॉयर एसोसिएशन की बात आई, अभी एम्प्लॉयर एसोसिएशन कह रही है ऐसे लोगों को पनिश करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ फिक्की, एसोचैम, फलाना, जिस भी संस्था में वो संस्था शामिल है, सबसे पहले उसे सर्कुलर निकाल के भाई हम अपनी बिरादरी से इसको बाहर करते है ना, फिर उसके बाद जनमानस जैसे संगठन है उनको कहना चाहिए भाई इसके प्रोडक्ट नहीं लेने, हमको इस कंपनी को हम नहीं चाहते, हम इसका सामान ही नहीं खरीदेंगे। इस तरह का जब भाव होगा इनके साथ, समझ में आएगा, तो मुझे लगता है ये कंपनियों में इस तरह का व्यवहार होना बंद हो जाएगा। ऐसा भाई है। सरकार पहले अपना तो बताइए, आप लोग क्या करोगे? नहीं, श्रम संगठन तो जैसा है, जानकारी में आया श्रम विभाग काम कर रहा है, श्रम संगठन वहां पहुंचेंगे, वो अपना एक आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। इससे ज्यादा मैंने आपको बताया कि भाई श्रम कानूनों के तहत जो कार्रवाई होगी उसमें उस एम्प्लॉय के साथ हम वो रखते हैं, उसके साथ जाएंगे, कोर्ट जाना होगा तो कोर्ट जाएंगे, हम ऐसा बता सकते हैं आपको। बाकी कोर्ट से कितनी देर में न्याय मिलेगा ये बताना मेरे लिए मुश्किल है। जी, चलिए, इससे पहले कि आशीष जी इस पूरे कार्यक्रम को समाप्त करें, विनोद जी कुछ कहना चाहते हैं? कई मिनट। दीपेंद्र इंटरवेंशन है मेरा। सुझाव है यहाँ पे, क्योंकि आप बार बार पूछ रहे हैं कि क्या करें क्या करें। तो एक जैसे लिंक्डइन है जिसमें थोड़े से जो काफी इंटरनेट पे एक्टिव टाइप के लोग हैं वो अपने आप को एनरोल कर देते हैं, वहां पे कुछ ऐसी हरकत हो जाती है तो लिख ही देते हैं। तो वो कंपनियां, उस तरह की कंपनियां नहीं कर पाती। अब जैसे श्रम जो थोड़ा सा लेबर टाइप का जो जो एम्प्लॉय रहता है, जो जिनको विनोद जी उस तरह बहुत के छोटे प्लेटफॉर्म्स तबके को के लोग एक्सेस हैं, नहीं है। हाँ, ये बहुत छोटे तबके के लोग हैं जो नहीं एक्सप्लॉइट मैं हो रहे वही हैं। बोल रहा हूँ, तो उनकी जो लैंग्वेज है जैसे वो हिंदी में है, तो श्रम जैसे दीपेंद्र जी बोल रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे ये करेंगे, तो आज के युग में थोड़ा इंटरनेट का और आईटी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म उनके लिए आप बना दीजिए, श्रम आपकी तरफ से जो मजदूर संघ है एक बना दीजिए, लोग पैसे दे देंगे, आपको डोनेशन मिल जाएंगे, आप उसको बना दीजिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म लिंक्डइन की तरह बना दीजिए, जिसमें उस तरह के मजदूर तबके के लोग हिंदी में लिख करके वॉइस मैसेज, वो वॉइस से भी आजकल हो जाता है, तो उन तक ये एनोनिमसली लिख जानकारी सकते हो आप। पहुंचेगी कैसे? मेरा वो तो फिर एक छोटा सा उसके इंटरवेंशन। तरीके हैं, मतलब जानकारी पहुंचाने अपने आप पहुंच जाती है। वो जब एक आदमी के पास पहुंच जाता है, वो उसको वायरल होने में टाइम नहीं लगता। जी राहुल जी। छोटा सा एक मेरा इंटरवेंशन है, हालांकि ये मेरे सब्जेक्ट हाँ का कहिए नहीं ना, है। फिर उसके बाद आशीष जी खत्म दीपेंद्र करेंगे। चढ़ार जी और आशीष तिवारी जी को बोलना चाहिए कि जो चार मजदूर कानून, कानून से मनुष्यों के संबंध निर्धारित होते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। आपकी कानूनी व्यवस्था जो मजदूरों के प्रति है उसने इस माहौल बिगाड़ा है, और मजदूरों के प्रति उपेक्षा का भाव जनमानस में पैदा किया है, और इंडस्ट्रीज को उसका फायदा मिल रहा है, और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इतनी सी बात मैं कहना चाहूंगा, और उसमें बदलाव चाहिए। आशीष जी, आपको समाप्त करना है पूरा डिबेट पत्रकार के रूप में। एक तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जो भी कहना चाहें वो कहें, लेकिन मैं जो जानना चाहूंगा कि इसमें उम्मीद कहाँ आपको दिख रही है? जैसे विनोद जी कह रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तमाम ऐसी चीजें होनी चाहिए, लेकिन मुझे दुविधा ये है कि आम आदमी तक ये जानकारी पहुंचना और उसको इसका इस्तेमाल करना। तीसरी बात एक मनोवैज्ञानिक बात है, जो डर वाली बात है आशीष जी। एक गरीब आदमी अपनी नौकरी को पहले प्रोटेक्ट करना चाहता है, बाद में क्रांतिकारी बनेगा। तो इन तमाम चीजों में आप इनको कैसे समझाइए, कुछ हमें क्या उम्मीद देखते हैं आप आशीष जी? देखिए, इसमें बहुत ज्यादा उम्मीद में अगर देखूं मोटे तौर पर, तो व्यक्ति को खुद जितना जागरूक हो सकता है उतना ही होना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि अभी तो हम इसको कारपोरेटाइजेशन के तौर पे इसको, इस समस्या को देख रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि इस दशकों से ये बंधुआ मजदूरी जैसी समस्या भी आई है और वो भी चलती रही है।
तो ये उसका एक बड़ा रूप है, उसको विकृत मान लीजिए या विकसित रूप मान लीजिए, लेकिन ये रूप वही है। उसी तरह से बंधुआ बना के जो है काम कराने की प्रथा है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि जो व्यक्ति जो है, जिसको अपन पीड़क के तौर पे मान लेते हैं कि वो उसको लेकिन उसके ऊपर भी दबाव होता है उसके मालिकों का कि उसको काम करना है। अभी देखिए थोड़े दिन पहले 70 घंटे 80 घंटे काम की बहस शुरू हुई। वो खैर बहुत एक बड़े तबके में हुई और उसका एक अलग है, हम यहाँ पे पहुंचे छोटे तबके की बात कर रहे हैं। तो वहां पर व्यक्ति जब तक खुद खड़ा नहीं होगा उसके लिए कोई लड़ेगा नहीं। व्यक्ति आशीष जी, अपने घंटी लिए कौन लड़ेगा, बांधेगा? समाज लड़ेगा। ये घंटी कौन बांधेगा बिल्ली के गले में? दीपेंद्र बस वही चहाल जी समस्या बांधेंगे कि आदर्श तिवारी जी बांधेंगे? वकील साहब, कौन बांधेगा घंटी? समस्या वही आती है कि जब व्यक्ति अपने लिए लड़े तो सरकार की तरफ से उसको संरक्षण मिले कि उसकी नौकरी ना जाए। वो 2 4 5 किलो राशन के चक्कर में ना आए कि उसको मुफ्त मिल जाएगा। सरकार उसकी नौकरी को सुरक्षित रखने का कोई वादा करे, कोई कानून में प्रावधान करे तो ठीक है। अभी देखिए एक छोटी सी बात मुझे याद आई कि मैं कहीं पढ़ा था मैंने कि 2020 में कहीं आया रिपोर्ट आई कि जब निजी सेक्टर में 8% सैलरी बढ़ी थी, और अब इस बार 25 में दावा इतना खूबसूरत है कि तकरीबन 10% सैलरी बढ़ने वाली है। ये दावे और इन सब चीजों की परे हकीकत कुछ और है। वहां पर जाकर देखना पड़ेगा कि श्रम संगठन और जो नियोक्ता हैं उनके बीच एक बहुत लंबा खाई है। मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं कर रहा हूँ, छोटे लेवल पे कई लोग होते हैं जिनकी आपस में साठ-गांठ भी हो जाती है। बहुत सारी चीजें इस तरह से चलिए हो आशीष जी, जाती हमारा समय समाप्त होता है। आज की जो ये विशेष बहस थी, परिचर्चा थी, इसमें जो आखिरी बात थी कि इन परेशानियों से निपटने के लिए, इन समस्याओं से निपटने के लिए ये जो एक विकराल मुनाफाखोरी की मानसिकता है, इस पर घंटी कौन बांधेगा? क्या दीपेंद्र चहाल जी जाएंगे, जो मजदूर संगठन वाले हैं, वो बिल्ली के गले में घंटी बांधेंगे? या जो एडवोकेट साहब हैं, आदर्श जी है, घंटी बांधेंगे? या विनोद फोतेदार जी हैं, जो खुद एक बड़े मालिक हैं संस्थान के, जो खुद एक बॉस है, क्या एक घंटी बांधेंगे? या राहुल भाई जी कोई मनोवैज्ञानिक उपचार निकालेंगे कि ताकि ये अमानवीयताएं खत्म हो? या फिर कोई ना बांध पाए तो क्या आशीष जी अपने दफ्तर से उठ के जाएंगे मीडिया वाले और घंटी बांधेंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन एक नई उम्मीद जो जगती है कि कोई तो इनसे निकलेगा जो इस अमानवीयता के खिलाफ उठेगा। कोई तो होगा जो आकर बोलेगा और कहीं से कोई राहत शुरू होगी। आप सब लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, हम लोगों के साथ आए, मेरे दर्शकों के लिए आपने जो लाइट दिखाई, जो प्रकाश दिखाया, जो रास्ता दिखाया, उसके लिए मैं अपने तमाम चूचू की कप्पों के जितने भी दर्शक हैं, उन तमाम लोगों की तरफ से आप सबका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, नमस्ते जी भाई साहब। है। थैंक यू भाई साहब।